नमस्ते। मनोविज्ञान के इस अध्याय यानी कि सामाजिक प्रभाव एवं समूह प्रक्रम के 5वें अध्याय पर हम आ गए हैं। अब यानी 5वें भाग की चर्चा हम करेंगे। अभी पिछले जो हमने चर्चा की थी अनुरूपता, आज्ञा पालन और अनुपालन के संबंध में, तो अनुरूपता पे चर्चा हो गई थी और अभी हम चर्चा करेंगे अनुपालन पर कि अनुपालन से जुड़ी हुई जो और बातें हैं उसको देखेंगे और इसके आगे की कड़ी को भी हम जोड़ने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि अनुपालन क्या है। ये हम जानकारी हमें मिल चुकी है, हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अनुपालन मानव की अनुपस्थिति में मात्र दूसरे व्यक्ति या समूह के अनुरोध के प्रत्युत्तर में व्यवहार करने को इंगित करता है। किसी विक्रेता के हमारे घर पर आने पर जिस प्रकार का व्यवहार प्रदर्शित किया जाता है वह अनुपालन का एक उदाहरण हम ले सकते हैं। अक्सर ऐसे व्यक्ति कुछ ऐसे सामानों के साथ आते हैं जिन्हें हम वास्तव में नहीं खरीदना चाहते, फिर भी कभी-कभी आश्चर्यजनक रूप से विक्रेता से हम प्रभावित होते हैं और उससे खरीद लेते हैं। तो यह एक अनुपालन की स्थिति है। अनेक स्थितियों में और भी कई प्रविधियां काम करती है अनुपालन के लिए। तो अनुपालन की प्रविधि से संबंधित कुछ और बातें को हम देखेंगे। तो सबसे पहली प्रविधि है प्रवेश पाने की प्रविधि। व्यक्ति एक छोटे अनुरोध करने से प्रारंभ करता है जिसे दूसरे व्यक्ति द्वारा अस्वीकार कर दिया जाता है या उसकी संभावना होती है। जब दूसरा व्यक्ति अनुरोध का पालन कर लेता है तो पहले वाला जो व्यक्ति है वो एक उससे ज्यादा बड़ा अनुरोध करता है। दूसरे अनुरोध को अस्वीकार करने में यह व्यक्ति मात्र इस कारण से असुविधा का अनुभव करता है क्योंकि वो तो पहले भी उस व्यक्ति के एक अनुरोध का पालन कर चुका है। तो ये है प्रवेश पाने की विधि। अंतिम समय सीमा प्रविधि। इस प्रविधि में जब तक कोई विशिष्ट उत्पाद या कोई लाभदायक योजना उपलब्ध रहेगी तब तक के लिए एक अंतिम तिथि की घोषणा कर दी जाती है। इसका उद्देश्य ये होता है कि लोगों में शीघ्रता उत्पन्न करें और वे इस कम समय तक उपलब्ध रहने वाले अवसर को खो दें, इससे पहले खरीदारी कर लें। इसकी संभावना अधिक है कि जब खरीदारी की कोई अंतिम समय सीमा न हो तो ऐसी स्थिति में की तुलना में इस अंतिम समय सीमा की स्थिति में लोग किसी उत्पाद को खरीदेंगे। आपने अक्सर मॉल में देखा होगा कि 30% की छूट इस तिथि तक, तो लोग न चाहते हुए भी अनुपालन करते हैं कि जो चीज वो 2 महीने के बाद करना चाहते थे वो तत्काल करना चाहेंगे। क्यों? क्योंकि उसके साथ उनका लाभ जुड़ा हुआ है। फिर आता है वार्ता अस्वीकरण प्रबंधन की प्रविधि। इस प्रविधि में आप एक बड़े अनुरोध से प्रारंभ करते हैं और जब वो अस्वीकृत हो जाता है, बाद में किसी छोटे चीज जो वास्तव में वांछित थी उसके लिए अनुरोध करते हैं, तब यह व्यक्ति सामान्यतः स्वीकार कर लेता है। यानी कि पहले जो बड़ा अनुरोध था वो अस्वीकृत हुआ, लेकिन फिर बाद में जब एक छोटा अनुरोध किया जाता है तो वह स्वीकृत हो जाता है। हम आ गए हैं आज्ञा पालन पर। तो पहले हम थोड़ी आज्ञा पालन पर चर्चा करेंगे, फिर मिलग्राम का जो ये है प्रयोग है उसे हम देखेंगे। आज्ञा पालन पर भी पहले चर्चा दो ही पंक्तियों में हुई है, लेकिन हो चुकी है कि आज्ञा पालन क्या है। जब आज्ञा पालन किसी ऐसे आदेश के प्रति प्रदर्शित करते हैं जैसे जो किसी मान्य व्यक्ति या आप्त व्यक्ति द्वारा हो, माता पिता, अध्यापक, पुलिसकर्मी, तो इसे हम आज्ञा पालन कहते हैं। यह समझना आसान होता है कि आज्ञा पालन क्यों का प्रदर्शन क्यों होता है। इसलिए कि यदि हम ये नहीं करेंगे तो हमें दंड मिल सकता है। कभी कभी हमारी यह धारणा होती है कि जो मानक व्यक्ति हैं, जो बड़े प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, उनकी आज्ञा का पालन हमें करनी चाहिए। तो इसके लिए मिलग्राम ने एक प्रयोग किया था। तो अब हम देखते हैं कि मिलग्राम का प्रयोग क्या था। ये मिलग्राम है, इन्होंने एक प्रयोग किया। उस प्रयोग में यह प्रदर्शित करने के लिए किया कि व्यक्ति अपरिचित लोगों के आदेश का पालन करते हैं। प्रयोगकर्ता अपने उत्तरदाताओं को यह बताते हैं कि वे अधिगम पर दंड के प्रभाव के अध्ययन के लिए किए जा रहे प्रयोग में सहभागिता कर रहे हैं। अब यह प्रयोग जो है
युग्मों यानी जोड़ों पर संपादित किया गया है। प्रत्येक युग में एक व्यक्ति अधिगम करता था जिसका कार्य शब्द युग्मों को याद करना था। यहाँ देखिए यह व्यक्ति जो है, यह व्यक्ति एल यानी लर्नर है, यानी यह अधिगम करता है। दूसरा सहभागी जो है वह यह अध्यापक है जो इन शब्दों को ऊंचे स्वर में बोलता था। ये लर्नर है, ये सीखेगा। ये शिक्षक है, यह जोर जोर से शब्दों को बोलता है। और अधिगमकर्ता को त्रुटि करने पर विद्युत आघात देकर दंडित करता था। अधिगमकर्ता पूर्व व्यवस्थित अनुदेशों के अनुसार त्रुटि करता है। यहाँ देखिए कि यह व्यक्ति इसमें शामिल नहीं है, यह सिर्फ विद्युत आघात देने के लिए, हर दंड पर विद्युत आघात देने के लिए बैठा हुआ है। हर बार जब अधिगमकर्ता त्रुटि करता है तो अध्यापक से कहा जाता है कि वह इस आघात इसे दे। अध्यापक से यह भी कहा जाता है कि जब वह अधिगमकर्ता एक त्रुटि करता है यानी गलतियां करता चला जाता है तो वो आघात की तीव्रता को बढ़ा दे। लेकिन वास्तव में कोई आघात दिया नहीं जाता है, इसे इस तरह से व्यवस्थित किया जाता है कि क्या उसे ऐसे आघात दिए जाने चाहिए जो ज्यादा से ज्यादा पीड़ादायक होते चले जाते हैं। अब प्रयोगकर्ता ने देखा कि अध्यापक को आघात देते रहने के लिए अभिप्रेरित करने से जो प्रयोज्य है, ये जो सीखने वाला है, इसमें से कई बार ये प्रक्रिया दोहराई गई। तो इसमें से 65% जो अधिगम करता थे यानी सीखने वाले थे, उन्होंने संपूर्ण आज्ञा पालन का प्रदर्शन किया। हालांकि कुछ जो और सहभागी थे उन्होंने विरोध भी किया। तो मिलग्राम का यह अध्ययन यह बताता है कि सामान्य लोग भी एक निर्दोष व्यक्ति को हानि पहुंचाने की इच्छा रखते हैं यदि ऐसा करने का आदेश किसी प्रतिष्ठित आप्त व्यक्ति के द्वारा दिया गया हो। लोग आज्ञा पालन क्यों करते हैं जबकि वे जानते हैं कि उनका व्यवहार दूसरों को हानि पहुंचा रहा है? इसके लिए भी कई कारण हैं। अब हम देखेंगे कि आज्ञा पालन के कारण कौन कौन से हैं। निर्गत आदेशों का पालन। लोग इसलिए आज्ञा पालन करते हैं क्योंकि वे अनुभव करते हैं कि स्वयं के क्रियाकलापों के लिए वे उत्तरदायी नहीं हैं। वे मात्र जो मानक प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आप्त व्यक्ति हैं, उनके द्वारा जारी किए गए आदेशों का पालन कर रहे हैं। दूसरा है प्रतिष्ठा का प्रतीक। सामान्यतः ऐसे लोग प्रतिष्ठा के प्रतीक होते हैं, चाहे वर्दी से हो, चाहे पद से हो, चाहे नाम से हो, जिसका विरोध करने में लोग कठिनाई अनुभव करते हैं। तीसरा है आप्त व्यक्ति के प्रति प्रतिबद्धता। ऐसे व्यक्ति जब आदेश देते हैं तो कम से अधिक तक कठिनता का स्तर बढ़ाते हैं और जो शुरू में आज्ञा पालन करता है अनुसरण करने वाला, उसे प्रतिबद्धता के लिए बाध्य भी करते हैं कि जब एक छोटे आदेश का पालन आप कर लेते हैं तो धीरे धीरे जो वो व्यक्ति है, मान्य व्यक्ति है, वह प्रतिबद्धता को बढ़ाता है और सामने वाला व्यक्ति इस आदेश को पालन करने की शुरुआत कर देता है। घटनाओं का शीघ्रता से बदलाव। अनेक बार घटनाएं इतनी शीघ्रता से बदलती रहती हैं, जैसे दंगे की स्थिति में एक व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता कि वह कुछ भी सोच विचार कर सके, तो इस स्थिति में वह जल्द से जल्द आदेशों का पालन करना चाहता है। फिर आते हैं सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा पर। लोग एक दूसरे से विभिन्न संदर्भों में अंतःक्रिया करते हैं। अधिकांश सामाजिक स्थितियों में व्यवहार या तो सहयोग या प्रतिस्पर्धा के द्वारा परिभाषित होते हैं। जब समूह किसी साझा लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक साथ कार्य करते हैं तो हम इसे सहयोग कहते हैं। सहयोगी स्थितियों में प्राप्त होने वाले प्रतिफल सामूहिक पुरस्कार होते हैं, न कि वैयक्तिक पुरस्कार। हालांकि जब समूह के सदस्य स्वयं के लाभ को बढ़ाने का प्रयास करते हैं और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए कार्य करते हैं तो इसकी परिणति प्रतिस्पर्धा के रूप में होती है। सामाजिक समूहों के सहयोगी और प्रतिस्पर्धी दोनों ही प्रकार के लक्ष्य हो सकते हैं। प्रतिस्पर्धी लक्ष्य इस प्रकार से निर्धारित किए जाते हैं कि कोई व्यक्ति अपना लक्ष्य केवल तब प्राप्त कर सकता है जब अन्य लोग अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाए। इसे हम देखें कि एक ये बीच में एक केंद्रित लक्ष्य है और 4 कॉम्पिटिटर हैं, A, B, C और D।
तो ये कॉपरेशन कर रहा है, यानी सहयोग कर रहा है। ये भी कॉपरेशन कर रहा है। यह सिर्फ प्रतियोगिता की भावना रखता है, और यह जो है यह भी सह अस्तित्व की भावना के साथ यहाँ है। तो सहयोग और प्रतिस्पर्धा दोनों ही भावनाएं इसमें देखी जा सकती है। अब हम यहाँ एक चित्र को देखते हैं कि जिसके हम कहते हैं कि सहयोग बनाम प्रतिस्पर्धा का ये खेल है। तो अ और ब, दो खिलाड़ी यदि दोनों सहयोग करते हैं तो दोनों को 3-3 अंक प्राप्त होते हैं। यदि अ प्रतिस्पर्धा करता है और ब असहयोग करता है, अ प्रतिस्पर्धा करता है और जीत जाता है, तो अ को 5 और ब को 0 अंक प्राप्त होते हैं। यदि ब प्रतिस्पर्धा करता है और जीत जाता है, तो ब को 5 अंक और अ को 0 अंक प्राप्त करते हैं। और यदि ये दोनों ही प्रतिस्पर्धा करते हैं तो दोनों को 2-2 अंक प्राप्त होते हैं। हम किस प्रकार के परिणाम की अपेक्षा करेंगे? जाहिर है कि हम इस परिणाम की अपेक्षा करते हैं। यहाँ फिर एक चीज है कि हम देखें कि शेरिफ ने ग्रीष्म शिविर प्रयोग करके एक प्रतियोगिता मित्रता का एक प्रयोग किया, जिसमें मित्रता निर्माण की बात की उन्होंने। तो शेरिफ ने 11-12 वर्ष के लड़कों पर प्रयोगों की एक श्रृंखला की जो एक दूसरे को जानते नहीं थे। लड़के एक शिविर में भाग ले रहे थे, कुछ शोधकर्ता थे जिन्होंने उनके व्यवहार का परीक्षण किया। तो इसमें 4 चरण सामने आए। सबसे पहले जब लड़के शिविर में पहुंचे तो उन्होंने अपना प्रारंभिक समय एक दूसरे के साथ व्यतीत किया, मिले और खेल और अन्य गतिविधियों के लिए उन्होंने मित्रों का चयन किया। तब तब वो यह जो स्थिति है यह मित्रता निर्माण की स्थिति है। इसके बाद प्रयोगकर्ता ने लड़कों को 2 समूहों में विभाजित कर दिया। दोनों समूह के लड़के अलग अलग रहते थे। संसक्तता बढ़ाने के लिए समूह के सदस्यों को सहकारी योजना में लगाया गया। दोनों समूह को अलग अलग नाम दिया गया। समय के साथ उन्होंने अपने स्वयं के मानक विकसित कर लिए। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि खड़ा जो है वो एक समूह है और जो बैठा है वो दूसरा समूह है। फिर आते हैं अंतर समूह प्रतिस्पर्धा पर। दोनों समूहों को अनेकानेक प्रतिस्पर्धात्मक स्थितियों में एक साथ लाया गया। ऐसे मैच आयोजित किए गए जिनमें दोनों समूहों ने प्रतिस्पर्धा की। इससे दोनों के बीच तनाव उत्पन्न हो गई, शत्रुता उत्पन्न हो गई। इतना कि दोनों समूह एक दूसरे पर अपशब्द कहने लगे। साथ ही अंतर समूह संसक्तता और वफादारी भी प्रबल हो गई, यानी अपने अपने समूह के प्रति लगाव और वफादारी उनमें आ गई। अंतर समूह सहयोग। अंतर समूह प्रतिस्पर्धा द्वारा उत्पन्न शत्रुता को कम करने के लिए फिर ऐसी समस्या उत्पन्न की गई कि जिसका प्रभाव दोनों समूहों पर पड़ा और दोनों समूह इसका समाधान करना चाहते थे। उच्च कोटि लक्ष्य को समूहों के मध्य सहयोग के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। दोनों समूहों के पानी की पूर्ति बाधित कर दी गई। तो दोनों समूह के लोगों ने इस समस्या के समाधान के लिए अपनी शत्रुता को कम किया और उस लक्ष्य यानी कि पानी की प्राप्ति के लक्ष्य के लिए एक साथ मिलकर यानी कि सहयोग के रूप में काम करने लगे। यहाँ हम देख सकते हैं कि दोनों ही समूह एक साथ हो गए हैं और काम कर रहे हैं। सहयोग एवं प्रतिस्पर्धा के निर्धारक। अब हम देखें कि सहयोग और प्रतिस्पर्धा के निर्धारक क्या क्या हैं। तो पहला है पारितोषिक संरचना। मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि लोग सहयोग करेंगे या प्रतिस्पर्धा करेंगे, यह पारितोषिक की संरचना पर निर्भर करता है। सहयोगी पारितोषिक संरचना वह है जिसमें प्रोत्साहक परस्पर निर्भरता पाई जाती है, प्रत्येक पुरस्कार का लाभ होता है और पुरस्कार पाना तभी संभव होता है जब सभी सदस्य मिलकर प्रयास करते हैं। प्रतिस्पर्धात्मक पारितोषिक संरचना वह है जिसमें कोई व्यक्ति तभी पुरस्कार प्राप्त कर सकता है जब दूसरे व्यक्ति पुरस्कार
नहीं पाते हैं। अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण। जब समूह में अच्छा अंतर्वैयक्तिक संप्रेषण होता है तो सहयोग इसकी संभावित परिणति होती है। संप्रेषण अंतःक्रिया और विचार विमर्श को सुगम बनाता है। इसके परिणाम स्वरूप समूह के सदस्य एक दूसरे को अपनी बात मनवा सकते हैं और एक दूसरे के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तीसरा है परस्परता। परस्परता का अर्थ यह है कि लोग जिस चीज को प्राप्त करते हैं उसे लौटाने में कृतज्ञता का अनुभव करते हैं। प्रारंभिक सहयोग आगे चलकर अधिक सहयोग को प्रोत्साहित करता है। प्रतिस्पर्धा भी अधिक प्रतिस्पर्धा को उत्पन्न करती है। लेकिन अगर कोई आपकी सहायता करता है तो और आप भी उसकी सहायता करना चाहते हैं, तब ये स्थिति आती है। दूसरी ओर यदि कोई व्यक्ति जब आपकी सहायता की आवश्यकता होती है वो नहीं उस समय आपकी सहायता करता है तो जाहिर है कि आप भी उसकी सहायता करना नहीं चाहेंगे। अब हम कुछ प्रश्नों को देखें कि निम्न में से कौन अनुपालन की प्रविधियां नहीं है। निम्न में से कौन आज्ञा पालन के कारणों में से एक नहीं है। शेरिफ के ग्रीष्म शिविर प्रयोग के चरण निम्न में से कौन नहीं है। ये थी इस अध्याय के 5वें भाग की समाप्ति। और एक अध्याय या एक भाग और होगा तो हम जल्द ही उस भाग को भी लेकर आते हैं।